हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 29 से 31 जुलाई 3 दिन का करंट जो है एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट में जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको विद एक्सप्लेनेशन फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा जो वीडियो डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन में भी ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो ये यूपी ट्रिपल एससी की कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा आयोजित हो रही है, उस परीक्षा की दृष्टि से जो सामान्य अध्ययन उसमें पूछा जाने वाला है, जो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी उसमें पूछा जाने वाला है, और इसके अलावा जो इसमें उत्तर प्रदेश विशेष क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, उन क्वेश्चंस के वीडियोस और उनके पीडीएफ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। वो आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसको लारसैम बोलते हैं, LRSAM, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, यह रक्षा प्रणाली, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। ठीक है, मिसाइल विकसित नहीं कर रहा है, इन मिसाइलों को मिलाकर जो है वो एक डिफेंस टेक्नोलॉजी या रक्षा प्रणाली विकसित करने वाला है। इसकी मारक क्षमता जो है वो कितनी होगी आपको बताना है। ऑप्शन है 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 900 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये 400 किलोमीटर जो है क्षमता वाली क्या है, भारत जो है वो स्वदेशी लारसैम रक्षा प्रणाली क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ठीक है, इसमें वो 400 किलोमीटर दूरी तक क्या करेगा, दुश्मन की मिसाइलों और विमानों को मार गिरा सकता है। ये एक्चुअल में एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होता है कि यदि कोई दुश्मन देश का विमान या उनकी मिसाइलें जो हैं वो देश की सीमा में जो है एंटर करेंगी, तो ये मिसाइलें या ये इस तकनीकी माध्यम से इन मिसाइलों को, ऐसे विमानों को क्या है, हवा से ही क्या कर दिया जा सकता है, मार गिराया जा सकता है। और ये 400 किलोमीटर तक की दूरी में काम कर सकता है। इस परियोजना की जो अनुमानित लागत होती है वो करीब $2.5 बिलियन की है। ठीक है, और ये जो स्वदेशी लारसैम प्रणाली होगी, ये अभी जो S-400 वायु रक्षा प्रणाली है इसके बराबर होगी, जिसे रूस से खरीदा गया। भारत में जो अभी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो क्या है, S-400 यूज हो रही है, और ये S-400 भारत ने रूस से खरीदा था। लेकिन इस तकनीकी को डेवलप करने के बाद भारत क्या हो जाएगा, इसमें आत्मनिर्भर हो जाएगा, और भारत को अन्य देशों पर क्या करना पड़ेगा, निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अभी वर्तमान में जो S-400 के 3 स्क्वाड्रन हैं, ये भारत में तैनात और संचालित हैं, और जो चीन वाली सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा की तरफ ये क्या है, स्क्वाड्रन तैनात है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रेडार्स के माध्यम से क्या होते हैं, किसी ऐसी क्या करते हैं आप मिसाइल को क्या करते हैं, जो है आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होता है कि अपने आप से ही मिसाइलें लॉन्च होती हैं और उस टारगेट को जो सीमा में आपके अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रहा है उस पर हमला करती हैं। और कई बार तकनीकी ऐसी भी होती है जिसमें ये क्या करती हैं कि जहां से वो मिसाइल आ रही थी, यहां से तीसरी मिसाइलें जो जाती हैं या थर्ड मिसाइल जो जाती हैं, वो उस सोर्स की तरफ चली जाती हैं जहां से वो मिसाइलें छोड़ी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये स्वदेशी प्रणाली भारत डेवलप कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो इसका आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। भारत इस पदक तालिका में क्या रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं इसमें जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2023 है, इसका आयोजन 16 से 24 जुलाई तक, ठीक, दक्षिण कोरिया के चांगवोन में किया गया था। चांगवोन शहर दक्षिण कोरिया में आयोजन किया गया है, और इसमें भारतीय निशानेबाजों ने कुल 17 पदक जो है, 17 जो पदक है, मेडल्स हैं, जीते हैं। इनमें 6 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं, और 5 जो है वो कांस्य पदक शामिल है। बाकी इस प्रतियोगिता में चीन 28 मेडल्स के साथ क्या है, शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत जो है वो 17 मेडल्स के साथ, जिसमें 6 स्वर्ण हैं, के साथ दूसरे स्थान पर इस प्रतियोगिता में रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइफून डोक्सुरी ने किस देश में व्यापक विनाश किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है। तो टाइफून का नाम या तूफान का नाम, चक्रवात का नाम डोक्सुरी है। देश का नाम बताना है। ऑप्शन है मलेशिया, वियतनाम, भारत और फिलीपींस। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये इस डोक्सुरी तूफान ने क्या है, फिलीपींस में क्या है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन या व्यापक रूप से विनाश किया है। ये जो तूफान आया है, ये 26 जुलाई 2023 को टाइफून डोक्सुरी ने उत्तरी फिलीपींस में, नॉर्दर्न फिलीपींस जो है,
इसमें व्यापक विनाश किया है और हजारों लोग क्या है इससे विस्थापित हुए हैं। ठीक है, बाकी इस टाइफून डोक्सुरी को फिलीपींस में सुपर टाइफून ईगे के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, डोक्सुरी को ईगे नाम से फिलीपींस में जाना जा रहा है। और ये जो प्रशांत रीजन है, इस रीजन में सीजन का ये तीसरा तूफान है। ठीक है, तीसरा तूफान है। इसकी शुरुआत मिंडानाओ के तट से काफी दूर हुई थी। मिंडानाओ फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये मिंडानाओ कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ है, तो ये फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीपीय देश है फिलीपींस। और ये डोक्सुरी नाम क्या है, दक्षिण कोरिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कोरिया में इसका अर्थ ईगल है। ठीक, तो जैसे हम लोगों के यहाँ जो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में चक्रवात आते हैं, उनका नामकरण किया जाता है, वैसे ही इसका नाम क्या है, दक्षिण कोरिया द्वारा इसका नाम रखा गया है डोक्सुरी, और इसका अर्थ क्या है, ईगल है। बाकी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यही है कि ये चक्रवात का नाम है, कहा क्या है, फिलीपींस में आया हुआ है। फिलीपींस में से किस नाम से जाने जाता है, और ये मिंडानाओ जो है वो फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बाकी डिटेल आपके लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में पीएम द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा कितने लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र PMKS राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं? ऑप्शन है 1 लाख, 1.15 लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन है सी, 1.25 लाख या 1.25 लाख जो है वो PMKS या किसान समृद्धि केंद्र जो है वो राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ये जो समर्पण किया है पीएम ने, ये कार्यक्रम जो है 27 जुलाई को राजस्थान के सीकर जिले में हुआ था। इसमें क्या है, ये जो किसान समृद्धि केंद्र जो है ये क्या करेंगे, किसानों को कृषि संबंधी इनपुट अर्थात उर्वरक, बीज उपकरण, मिट्टी, बीज और उर्वरक के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, गोल्ड, यूरिया गोल्ड, ठीक है, यूरिया गोल्ड भी लॉन्च किया है, जो सल्फर लेपित यूरिया की एक नई किस्म है जो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने में मदद करेगी। अभी हम लोगों ने एक देखा हुआ था, नीम कोटिंग वाली जो थी, नीम की कोटिंग थी यूरिया पर, इसी तरह ये सल्फर की कोटिंग वाली यूरिया अभी आई हुई है। ये क्या करेगी, मिट्टी में क्या है, खाद्य आवश्यकताओं के साथ साथ यदि मिट्टी में सल्फर की कमी होगी तो इस सल्फर की कमी को भी इस यूरिया के थ्रू दूर किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन, अगला इसमें कुछ और डिटेल्स हैं पीएम किसान योजना के बारे में। ये योजना जो है वो 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये क्रियान्वित किया जाता है और इस किसान योजना के पात्र किसान जो हैं इनके परिवारों को हर साल 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान करती है और ये 3 जो है वो 4 माह की किस्तों में, ठीक है, मतलब प्रत्येक 4 माह में एक बार 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में दे, ठीक है, पीएम किसान योजना, ठीक है, जो पात्र लोग हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांसद एस पांगनोन कोन्या, ये नाम है एस पांगनोन कोन्या, ने हाल में राज्यसभा की अध्यक्षता की है। यह किस राज्य से सांसद है? ठीक है, इन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता की है। ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। जो एस पांगनोन कोन्याक है ये नागालैंड की सांसद है, नागालैंड की सांसद है राज्यसभा से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ठीक है, और ये नागालैंड से राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद है। ठीक, अभी तक नागालैंड से कोई भी राज्यसभा की महिला सांसद नहीं बनी हुई थी, ये बनी हुई है। और नागालैंड का जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वो केवल एक सीट को लेकर है। नागालैंड राज्य से केवल एक सांसद आता है राज्यसभा में और ये जो है नागालैंड से आई है, नागालैंड की पहली महिला बनी है। अच्छा, इन्होंने अध्यक्षता क्यों की है? ये राज्यसभा की अध्यक्ष नहीं है। बाकी आप लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। उसके बाद राज्यसभा में एक डिप्टी चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन होते हैं। उन वाइस चेयरमैनों का 6 ऐसे लोगों का क्या किया जाता है, पैनल तैयार किया जाता है जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा। ठीक, तो उस 6 लोगों का जो पैनल होता है उस पैनल में जो है वो, उस पैनल में क्या है, ये एक उस पैनल में मेंबर हैं जो अभी उपराज्यपाल हैं, उन्होंने हाल में पैनल किया हुआ है, मतलब बनाया हुआ है। और राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं अगर वो अनुपस्थित होते हैं या वो अगर चाहते हैं तो इन जो वाइस चेयरमैन का जो पैनल होता है उनमें से कोई भी एक व्यक्ति क्या करता है, राज्यसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता है और वो प्रोसीडिंग्स को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। और जब वो चेयर पे उस टाइम पे होता है तो वो राज्यसभा के अध्यक्ष बराबर ही क्या करता है, पावर जो है एंजॉय करता है सदन के लिए। तो उस पैनल में इनका नाम था, ठीक है,
बाकी इस पैनल में जो है वो 6 लोगों में 4 महिला सदस्य हैं। तो एक तो नाम आपने देख लिया है, ठीक है, एस फांगनोन कोन्याक, और इसके अलावा 3 महिला और हैं उस पैनल में। उनका नाम है पीटी उषा, फौजिया खान, ये एनसीपी की हैं, और सुल्ता देव, ये बीजेडी के हैं, बीजू जनता दल की। इनको भी उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त किया गया है। तो 6 में से 4 महिलाओं को जो है इन्होंने पैनल में नामित किया हुआ है। बाकी पैनल के जो अन्य सदस्य हैं ये वी विजय साईराज रेड्डी, घनश्याम तिवारी, एल हनुमंथैया और सुखेंदु शेखर रे हैं, ठीक है। तो टोटल आपके जो हो गए वो 8 लोग हुए हैं। मैं 6 आपको गलत बता दिया, ये 8 लोगों का पैनल इन्होंने अभी बनाया हुआ है, ठीक है। 8 इन्होंने वाइस चेयरमैन का पैनल बनाया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है आपके पास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर नामक पहल क्या है, स्टार्ट की गई है, ठीक है। इसके तहत क्या है, ये धरोहर के तहत राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत संस्कृति मंत्रालय की एक अखिल भारतीय पहल है, ठीक है। इस परियोजना में क्या है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ठीक है, के समन्वय से राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्रण मिशन के तहत शुरू की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले भारत के 6.5 लाख गांवों का एक वर्चुअल मंच पर सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। वर्तमान में भारत में राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की क्या है, संख्या परिवर्तित हुई है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जब ये आई होगी, ठीक उस तरफ से इस तरह से योजना आई होगी। वर्तमान में ये क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या परिवर्तित हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है जेम्स स्केया, थेल्मा क्रूग, डेबरा रॉबर्ट्स और जीन पास्कल वैन ये पर सेले, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ये जेम्स स्केया जो है इस आईपीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। ये यूनाइटेड किंगडम के हैं, इनका पूरा नाम है जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया। इनको केन्या के नैरोबी में जो आईपीसीसी है इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनकी जो निकटतम प्रतिद्वंदी ब्राजील की थेल्मा क्रूग थी, ठीक। बाकी इस आईपीसीसी ब्यूरो में अध्यक्ष है 34 सदस्य होते हैं और ये 12 सदस्यों को राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस सूची पर टास्क फोर्स ब्यूरो के सदस्यों के रूप में चुना जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल जो है आपके लिए, ये सारी डिटेल को है बहुत रेलिवेंट नहीं है आपके लिए, मेन इंपॉर्टेंट यही है। बाकी ये देख लेते हैं इस पैनल के बारे में। ये जो अंतर सरकारी पैनल है, ठीक है, ये आईपीसीसी जो है ये परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ये क्या है, संस्था है। बाकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने 1988 में आईपीसीसी की स्थापना की थी। ये सरकारों को क्या करता है, जलवायु परिवर्तन की स्थिति के बारे में सूचित करता है और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका कार्य है जलवायु परिवर्तन के बारे में संबंधित सरकारों को क्या करना है, सूचित करना है, ठीक है। और ये संस्था किसकी है, संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की कई सारी संस्थाएं हैं, उसी संस्था में एक ये संस्था भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य को संस्थानों से परे ले जाना, ठीक है, विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, नई दिल्ली और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये भी एक सम्मेलन जो है इस तरह का नई दिल्ली में क्या है, इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ये जो सम्मेलन हुआ है ये 26 जुलाई को किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम जो है 2017, इसके कार्यान्वयन में जो चुनौतियां आती हैं उन पर चर्चा करना है। बाकी मानसिक स्वास्थ्य जो है वो हमारे शरीर का अभिन्न अंग है और वर्तमान में ये मानसिक अस्वस्थता की समस्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, स्पेशली जब से ये एकाकी परिवारों का जो कल्चर आया है उसके बाद से मानसिक स्वास्थ्य की जो है वो समस्याएं क्या है लोगों में बढ़ रही हैं, ठीक है। और इस मानसिक स्वास्थ्य को इसी वजह से आयुष्मान भारत योजना में भी शामिल किया गया है। बाकी जो वर्तमान डेटा है उसमें है 10 में से एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से मानसिक विकारों से पीड़ित है। वर्तमान जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, ठीक है, और जिस तरह से लोग क्या है रियल
उससे कनेक्शन जो है छूट रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी पर निर्भरता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है लोगों की और एक दूसरे से इंटरेक्शन कम हो रहा है, उसके पश्चात ये समस्याएं लोगों में बढ़ रही हैं। तो इसी के लिए ये जो है वो चर्चा रखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर, मत्स्य पालन के लिए, ठीक है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये केरल में पहला मत्स्य पालन के लिए पहला जो है अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया जा रहा है। ये केरल की जो यूनिवर्सिटी है, केरल यूनिवर्सिटीज ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, इसको कुफोस बोलते हैं, इसमें स्थापित किया जा रहा है। बाकी ये मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विभाग जो है, इसकी प्रमुख राधिका रास्त्री जो है, ये प्रमुख अन्वेषक के रूप में इस परियोजना का नेतृत्व करेंगी, ठीक। और ये सेंटर क्या करेंगे? नवाचार के केंद्र के रूप में कार्य करेगा और युवा दिमागों को, जो यंग ब्रेन्स हैं, उनको जो ओशन इकोलॉजी है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए नई प्रौद्योगिकियों और समाधान विकसित करने के लिए क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन कहां कर रहा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है G20 के अंडर में, नीति आयोग द्वारा। ये 28 और 29 जुलाई 2023 को 2 दिवसीय है और इसकी जो उद्देश्य है वो वैश्विक स्तर पर हरित और सतत विकास की संभावना की जांच करना है। कार्यशाला में लगभग 40 प्रमुख विचारक भाग लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बाकी जो पहले दिन चर्चा होगी उसका विषय ये है और दूसरे दिन जो चर्चा हो जाएगी उसका विषय ये है। इंपॉर्टेंट है कि ये नई दिल्ली में हो रहा है, G20 में हो रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? 83rd। ऑप्शन है आर्यन चोपड़ा, हर्षित राजा, प्रणीत और आदित्य एस सामंत। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये आदित्य सामंत जी को भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर का क्या है? खिताब इन्होंने हासिल किया है, शतरंज ग्रैंड मास्टर का, ठीक। ये जो है ये महाराष्ट्र से हैं और 17 वर्ष के खिलाड़ी हैं। बाकी तेलंगाना के जो वी प्रणीत हैं, ये मई में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने थे। वी प्रणीत के बाद ये आदित्य एस सामंत नए ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। शतरंज में खिलाड़ियों के सापेक्ष कौशल स्तर की गणना के लिए येलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपसे कई बार ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, तो अगर येलो रेटिंग आपसे कभी पूछा जाता है स्टैटिक जीटेक में, जीके में, तो ये शतरंज खिलाड़ियों के कौशल स्तर की गणना करने के लिए यह शतरंज खेल से ये जो है रेटिंग संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार बिना किसी प्रतिबंध के फिल्म को प्रदर्शन के लिए कौन सा प्रमाणन मिलता है? आप लोग जब मूवी देखते जाते हैं तो उसमें जो मेन स्क्रीन एक आती है जिसमें पिक्चर का नाम और सेंसर बोर्ड की तरफ से जो सर्टिफिकेट जारी होता है, उसमें रेटिंग होती है U, UA, A और S, इस तरह की 4 तरह की रेटिंग्स होती हैं। तो उसी रेटिंग के बारे में आपसे पूछा है कि किस रेटिंग वाली फिल्मों के प्रदर्शन को जो है बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी सेंसरशिप के क्या है, सर्टिफाई किया जाता है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये जो U सर्टिफिकेट जिन फिल्मों को मिलता है उनको बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी सेंसरशिप के क्या है, फिल्म प्रदर्शन का प्रमाणन मिलता है, ठीक है। ये फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन उम्र के आधार पर क्या है, जोड़ने का प्रावधान है अधिनियम के तहत। इसको जो है बिना किसी प्रतिबंध के क्या है, U बिना किसी प्रतिबंध के लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता या अभिभावकों के मार्गदर्शन के अधीन, इसको UA और UYA के नाम से जानते हैं। ये वयस्कों के लिए केवल, इनको एडल्ट बोलते हैं, ठीक है। 18 वर्ष से अधिक की उम्र को क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। तो ये 18 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए है और किसी पेशे या सदस्यों या व्यक्ति वर्ग के लिए ये S मतलब स्पेशल अगर कोई ग्रुप है तो वैसे लोगों के लिए अगर ये कोई पिक्चर है तो उसको S कैटेगरी में किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो है, इसमें आयु उपयुक्तता को इंगित करने के लिए UA श्रेणी को और 3 श्रेणियों से प्रतिस्थापित किया है, UA 7+, 13+ और 16+, ठीक है। ये 3 कैटेगरी और भी है। इसके अलावा इस विधेयक से क्या किया है, फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और अनाधिकृत प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। अगर ये कोई ऐसा काम करता है तो इसको अपराध माना जाएगा और अपराध के लिए क्या है, 3 महीनों से 3 साल तक की कैद और 3 लाख रुपए लेकर
ऑडिटेड सकल उत्पादन लागत का 5% तक जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको ये आपराधिक कृत्य बना दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार भायखला रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। ठीक है, रेलवे स्टेशन का नाम है भायखला रेलवे स्टेशन। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, आसाम, मुंबई और हैदराबाद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये भायखला रेलवे स्टेशन जो है, इसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये क्या है, मुंबई में 169 साल पुराना रेलवे स्टेशन है, जो भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। जुलाई 2019 में इसके जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और जब अप्रैल 1853 में पहली दफा बॉम्बे से ठाणे के बीच में रेल का उद्घाटन हुआ था, तो भायखला उस समय जो मूल स्टेशन थे उन स्टेशनों में से एक था। मतलब जब रेल का प्रारंभ हुआ था भारत में, तो उस समय भी ये भायखला एक स्टेशन होता था। इसको ये पुरस्कार हाल में दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर हिंसा पर सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। यह प्रस्ताव लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सरकार के खिलाफ, ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, जिसके पास होने पर लोकसभा क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। राज्यसभा का इस तरह से कोई भी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा को आप स्थायी सदन भी बोलते हैं। इस वजह से ऐसे प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने जो है मणिपुर हिंसा पर सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। किस दिन इस पर चर्चा होगी ये अभी डिसाइड करना बाकी है। बाकी अविश्वास प्रस्ताव क्या है, ये संविधान का जो अनुच्छेद 75(3) है, ठीक है, उसके अनुसार क्या है, मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और कोई भी लोकसभा सांसद जो है वो 50 सदस्यों के समर्थन के साथ मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पर जो है केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, और भी डिटेल्स है इसमें कुछ। इसमें प्रस्ताव पर चर्चा होती है और अंत में क्या होती है, वोटिंग होती है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। यह प्रस्ताव क्या है, विश्वास प्रस्ताव से अलग है। ठीक है, ये क्या है, विश्वास प्रस्ताव से अलग है। ये अविश्वास प्रस्ताव है, इसके पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना होता है। जबकि विश्वास प्रस्ताव क्या है, सरकार लेकर आती है और अपना बहुमत साबित कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करना या नहीं करना है, इसका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, बाकी जो आया है प्रस्ताव, इसको ओम बिरला जी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, अगले क्वेश्चन। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सारे फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी कल मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।